नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पिता का अंतिम पत्र। बात उस समय की है जब सरकारी अध्यापक को ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था। मझौला गांव में एक मास्टर राम कुमार जी रहा करते थे। मास्टर राम कुमार एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे तथा उनकी तनख्वाह मात्र 7,000 रुपये थी। सादी धोती कुर्ते में मास्टर जी अपनी साइकिल से अक्सर स्कूल आया जाया करते थे। मास्टर जी एक ईमानदार व्यक्ति थे। उनके 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम आकाश कुमार और छोटे बेटे का नाम विकास कुमार तथा पत्नी का नाम मधु था। मधु जी कम पढ़ी लिखी और घरेलू महिला थी। मास्टर जी ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया तथा उन्हें बेंगलुरु से उच्च शिक्षा दिलवाई। उनके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बड़ा बेटा अमेरिका चला गया तथा छोटा बेटा वहीं घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। कुछ समय पश्चात छोटे बेटे की नौकरी भी बेंगलुरु में एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लग गई। मास्टर राम कुमार ने दोनों बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से की और दोनों बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर नौकरी पर चले गए। अब मास्टर जी एवं उनकी पत्नी मधु फिर से अकेले हो गए। फिर भी दोनों खुश थे कि उनके दोनों बच्चे कामयाब हैं तथा अपने परिवार में खुशी खुशी रह रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और ढलती उम्र के साथ साथ मास्टर जी और मधु जी के लिए यह मुश्किलों का दौर था, क्योंकि वो अकेले रहा करते थे। उन लोगों को सारा काम खुद ही करना पड़ता था। कभी कभी तो इतना थक जाते थे कि आपस में बातें करते करते सो जाते थे। उनको बाहरी काम के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। जब भी कोई तकलीफ़ होती तब उन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आती थी और वो चाहते थे कि कोई तो उनके पास रहे ताकि वे अपनी दुख तकलीफ़ उनके साथ बांट सकें। और बच्चों का सहारा भी होता है जिसकी कमी उन्हें हमेशा रहती थी। एक दिन अचानक से मधु जी के सीने में जोर का दर्द उठा तो वह मास्टर साहब को जगाती हैं। मास्टर साहब घबरा जाते हैं और जैसे तैसे मधु जी को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मधु को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत सीरियस है और उन्हें सलाह दी कि अब उन्हें आराम की आवश्यकता है। यह सुनकर मधु जी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वे अपने दोनों बच्चों को याद करने लगती हैं तथा मास्टर साहब से कहती हैं, लगता है अब मेरा समय आ गया है। मधु जी मास्टर साहब से बार बार विनती करने लगी कि अब वे दोनों बच्चों को बुला लें। मास्टर जी ने पहले छोटे बेटे को फ़ोन लगाया और कहा, विकास, तुम्हारे माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ को लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी हालत सीरियस है। हो सके तो तुम जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। तो छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, अभी तो मैं मीटिंग में हूँ, 1-2 दिन में काम ख़त्म करके जल्द ही आने की कोशिश करता हूँ। इसके पश्चात मास्टर जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, आकाश, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। मैं उनको लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी हालत सीरियस है और माँ तुम दोनों को बहुत याद कर रही हैं। हो सके तो जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। तुम्हारी माँ तुम लोगों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। तो बड़े बेटे ने कहा कि पापा, आप कैसे भी करके मैनेज कर लो, जो पैसा चाहिए मैं भेज दूँगा, क्योंकि मैं अमेरिका से इतनी जल्दी नहीं आ सकता। आप विकास को कॉल कर लो, विकास सब देख लेगा। दोनों की बातें सुनकर अब मास्टर राम कुमार टूट चुके थे। उन्हें लगा कि जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। जिस समय माँ को बच्चों की ज़रूरत थी उस समय बच्चे अपनी माँ के पास नहीं हैं। अब वे मधु को क्या जवाब देंगे, ये सोच रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैंने उनको उनके बच्चों की बातें बता दी तो मधु तो जीते जी मर जाएगी। अतः मास्टर साहब ने मधु की बात उनके बेटों से कराना ही उचित समझा। कम से कम बात तो हो जाएगी तो कुछ सुकून मिल जाएगा। तो उन्होंने विकास का फ़ोन मिलाकर दे दिया। मधु ने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा विकास, तुम तो बेंगलुरु में हो, जल्द ही आ जाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है और आखिरी वक्त में मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को देखना चाहती हूँ। अब तो लगता है ये सांसें तुम लोगों को देखने के लिए रुकी हुई हैं। मैं अपने दोनों बच्चों को अपने पास देख लूँगी तो शायद अच्छे से मर सकूँगी। तुम जल्दी से घर आ जाओ। उधर से छोटे बेटे विकास ने जवाब दिया कि मम्मी, मैं जैसे ही काम ख़त्म होता है फ़्लाइट पकड़कर आता हूँ। अब इतनी बात माँ ने सुनी तो माँ के दिल को बड़ा धक्का लगा
कि जब काम खत्म होता है तब आएगा। यही सोचते सोचते मधु जी की आंखें कब बंद हो गई मास्टर साहब को भी पता नहीं चला। अब तो चारों तरफ अंधकार था। मास्टर साहब मधु को अस्पताल से अपने घर ले आए तथा अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। फिर सोचा कि मधु की आखिरी इच्छा थी, अतः एक बार फिर से मास्टर साहब ने बेटे को फ़ोन मिलाया। इस बार जवाब आया कि पापा मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मास्टर साहब ने कहा, तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि तुम दोनों बेटे उनकी आंखों के सामने रहें। जीते जी तो तुम लोग उनसे मिलने आ ना सके, हो सके तो उनकी अंतिम संस्कार में दोनों भाई आ जाना। इतना कहकर मास्टर साहब ने फ़ोन काट दिया। सुबह के 10 बजे थे, लेकिन कोई भी भाई का आना ना हुआ। सवेरे जब रिश्तेदार पड़ोसी कहने लगे, चलो भाई अब बेटे का इंतज़ार बहुत हो चुका, अंतिम संस्कार का समय हो गया है, इतने में छोटा बेटा आ जाता है। तो मास्टर साहब की आंखों में आंसू भर आए। सोचा चलो अंतिम समय पे मेरे बेटे आ ही गए। मास्टर साहब ने पूछा, बेटा आकाश बेटा नहीं आया? तो छोटे बेटे विकास ने जवाब दिया, बाबूजी मेरे बड़े भाई से बात हुई थी तो बड़े भैया बोले इस बार तू चला जा, अगली बार मैं चला जाऊंगा। तब मास्टर साहब ने इतनी बात सुनी तो आसमान डोलता नजर आया। बाबूजी ने कहा, ठीक है बेटा तुम 2 मिनट रुको। और फिर बाबूजी कुछ बुदबुदाते हुए कमरे में चले गए। और फिर थोड़ी देर में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। बाबूजी का बूढ़ा पार्थिव शरीर लहराता हुआ हवा में हिचकोले खाता हुआ धम से ज़मीन पर गिर गया। चारों तरफ खून के छींटे दीवार पर बाबूजी का इतिहास दोहरा रहे थे। मानो ये कह रहे हों, अपने बच्चों को इतना दूर मत करना कि आपको अपने होने का एहसास हर पल सताता रहे और अपने होने का एहसास ही ख़त्म हो जाए। तभी एक ज़ोरदार हवा का झोंका खिड़की से डायरी के पन्ने पर जा टकराया। विकास नीचे झुका। उसने बाबूजी को अपनी गोद में उठा लिया, बाबूजी का सर अपनी गोद में रख लिया। विकास को उम्मीद न थी कि उसकी ये 2 लाइनें उसके पिता की ज़िंदगी को निकल जाएंगी। तभी विकास की नज़र अपने पिता के अंगूठे और उंगलियों के बीच फंसे हुए उस पत्र पर पड़ती है, जो अंगूठे और उंगलियों के बीच हवा के झोंके के साथ फड़फड़ा रहा था। जिन उंगलियों को पकड़कर विकास ने चलना सीखा, आज उन उंगलियों में रक्त से रंजित पत्र था। वह हाथ आज बेसहारा था, जिस हाथ की सहायता से विकास बाबूजी के कंधे पर बैठकर घूमा करता था। विकास ने अपने कांपते हुए हाथों से उस पत्र को बाबूजी के हाथ से निकाला और पहली लाइन पढ़ते ही विकास की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। पत्र में लिखा था, प्रिय आकाश एवं विकास, आप दोनों को मेरा आशीर्वाद। यह मेरी अपनी ज़िंदगी का अंतिम पत्र है जो मैं तुम दोनों के नाम लिख रहा हूँ। ज़िंदगी के आखिरी समय में जब हम दोनों बुढ़े बुढ़ियों को तुम लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, पर तुम आज हमारे करीब न थे। मधु, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को पूरी न कर सका। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से विदा ले गई। वह माँ जिसके आंचल में तुम दोनों खेले कूदे, वह माँ जिसने तुम्हें दूध पिलाया, आज तुम्हारे दर्शन के लिए तड़पती रही, पर तुम ना आए और आखिर में दुनिया छोड़कर चली गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने तुम्हें खबर देकर बुला लिया, किंतु कल जब मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी खबर कौन देगा तुम्हें? कौन तुम्हें फ़ोन करके बुलाएगा? और फिर तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, फुर्सत मिले ना मिले। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने परिवार में खुश रहो। इसलिए अपनी माँ के साथ साथ मेरा भी अंतिम संस्कार करते जाओ। अब बड़े बेटे को आने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें ये कहने की कि भैया अब की बार तुम चले जाओ, पिछली बार मैं चला गया था। और हाँ, मेरी संपत्ति में मेरा कुछ नहीं है। यह घर भी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में गिरवी रखा गया था, जो आज तक गिरवी पड़ा है। आपकी माँ ने आप दोनों भाइयों के लिए एक बहुत कीमती सामान अपने ट्रंक में रखा हुआ है। जिस भाई का जो सामान हो आपस में बांट लेना। अंत में मेरा दोनों बेटों के लिए आशीर्वाद, तुम्हारा बाबूजी। बाबूजी का पत्र पढ़ते पढ़ते विकास घुटनों के बल बैठ गया और फफक फफक कर रोने लगा। विकास ने अपने बूढ़े माँ बाप का अंतिम संस्कार कर दिया तथा 13वीं की रस्म में बड़ा भाई भी आ गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को बताया कि हम दोनों की कुछ अमानत
माँ ने ट्रंक में रखी हुई है। भाई चलो अपनी अपनी चीज़ों को और सामान को ले लें। सभी रिश्तेदार पड़ोस वालों के सामने जब माँ का पुराना संदूक खोला गया तो उसमें जो वस्तुएं मिली वह अनमोल थीं। छोटे बचपन के कपड़े एक साइड से फटे हुए, बच्चों के पुराने कपड़े प्रेस करके रखे थे, एक छोटा सा लट्टू जिसे हम दोनों भाई आंगन में चलाते थे, रिपोर्ट कार्ड पहली क्लास से संभाल कर रखे गए थे। यह सभी प्रश्न पत्र जो कक्षा 1 से 10 तक आए थे। दोनों भाइयों ने जब बचपन की निशानियां देखी तो दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे, किंतु उनकी माँ बाबूजी उनकी दुनिया से बहुत दूर जा चुके थे और अब कुछ शेष रह गया था तो वो थी यादें। बाबूजी अंतिम यादों के रूप में उनकी यह छड़ी और कुर्ते की ऊपरी जेब में टंगा हुआ पेन, जिसे पकड़कर दोनों ने लिखना सीखा था। दोस्तों, ये थी कहानी पिता का अंतिम पत्र। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ ला के सुना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।